एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोगों को पता है, एज यू नो दैट वी आर कवरिंग कॉस्ट अकाउंटिंग सीरीज एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सो मेनी पार्ट्स इन इट। सो लास्ट क्लास में हमने वैरिएंस को ख़त्म किया है। आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को उठाने जा रहे हैं, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ओके, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग पे एक नोट्स लिखने के लिए भी आ जाता है और इवन एनटीए नेट के एग्जाम में इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन अराइज हो भी जाता है। वो है जो काफ़ी पॉइंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के बारे में आप कितना जानते हैं, क्या जानते हैं। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तभी उसको आप आंसर कर पाएंगे। तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो डोंट मिस दिस क्लास। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं आज की क्लास में रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ठीक है, ये एक तरीके का टेक्निक बोल सकते हैं, सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है, कोर्स को कंट्रोल करने का। ये ध्यान रखना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड से आपको पता चला, अकाउंटिंग तो है ये, क्योंकि अकाउंट्स के पार्ट में आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करेगा। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम होता है जो क्या करता है, कंट्रोल करता है। वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज असाइन फॉर द कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, जहां पे हर किसी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कि उसको कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है। ओके, देन सेकेंड पार्ट इज पर्सन्स आर मेड रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा एक पर्सन ही होगा, पर्सन को हम रिस्पॉन्सिबल बोल सकते हैं कि वो इस वर्क से रिलेटेड वही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो पर्सन्स आर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट की कंट्रोल किसके द्वारा की जा रही है? पर्सन्स के थ्रू की जाती है। और रिस्पॉन्सिबल हम किसको बोलेंगे? उस पर्सन को बोलेंगे। तो जो भी उसने सिस्टम जो भी यूज किया, तो उस पूरे सिस्टम को हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का नाम दे दिया। ओके, तो प्रॉपर अथॉरिटी इज गिवन टू द पर्सन सो दैट दे आर एबल टू कीप अप देयर परफॉर्मेंस। ओके, जैसा कि अगर आपने बिजनेस स्टडीज की क्लास सीरीज देखी होगी, तो उसमें हमने बात किया था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो मैंने उसमें बोला था कि किसी विदाउट लैक ऑफ अथॉरिटी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो अथॉरिटी देना उसको जरूरी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास वो पावर नहीं हो पाएगा कि उस काम को वो पूरा कर पाए। तो लैक ऑफ अथॉरिटी में हम है जो उसको हम रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते उस काम के प्रति। ओके, सो प्रॉपर अथॉरिटी इज गिवन, प्रॉपर अथॉरिटी दिया जाना चाहिए, इज गिवन टू द पर्सन सो दैट दे आर एबल टू कीप अप देयर परफॉर्मेंस, ताकि वो अपने परफॉर्मेंस को अच्छे ढंग से पूरा कर पाए। उसको एक प्रॉपर अथॉरिटी देना चाहिए। अब इसकी एसेंशियल फीचर्स की बात करते हैं। कौन कौन से फीचर्स है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर आते हैं? फीचर दैट मीन्स आपको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि हाँ, ये पार्ट जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का पार्ट है, ठीक है। सो वन बाय वन हम देखते हैं। सो पहले पार्ट की बात करूँ तो इनपुट्स, आउटपुट है और कॉस्ट एंड रिवेन्यू की बात होती है, ठीक है। यानी इनपुट एंड आउटपुट, यहाँ का इनपुट, आउटपुट एंड कॉस्ट एंड रिवेन्यू। ओके, so quantity of raw material used and labor hours consumed are termed as input। अब हम inputs की बात करते हैं। inputs होते क्या है? तो inputs हम किनको बोलेंगे? रॉ मटेरियल की क्वांटिटी जो भी यूज कर रहे हैं, लेबर आवर्स जो भी हमने कंज्यूम किया है, उनको हम क्या बोलते हैं? इनपुट्स, ठीक है। रॉ मटेरियल एंड लेबर्स, वो आपको ध्यान रखना है। देन दीज इनपुट्स एक्सप्रेस इन द मॉनेटरी टर्म्स आर नोन एज कॉस्ट। जब इन्हीं इनपुट्स को यानी मटेरियल एंड लेबर को जब हमने मनी टर्म्स में एक्सप्रेस किया, ठीक है, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? कॉस्ट। ये ध्यान रखना है आपको। देन आउटपुट एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स आर कॉल्ड रिवेन्यू। जब हम आउटपुट को मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारा रिवेन्यू का पार्ट आ जाता है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन कॉस्ट रिवेन्यू इंफॉर्मेशन। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पे हम पहले बात करेंगे इनपुट्स, आउटपुट, कॉस्ट एंड रिवेन्यू। ये दो टर्म्स एंड इन दो टर्म्स को आपको इकट्ठा लेना है। इनपुट्स की बात करें तो मटेरियल एंड लेबर की बात हो रही है। जब मटेरियल और लेबर्स को हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, शो करते हैं मनी के टर्म्स में किसको? मटेरियल एंड लेबर को, तो वो हमारा कॉस्ट वाला पार्ट बन जाता है। ओके, देन आउटपुट क्रिएट होगा। आउटपुट जो भी क्रिएट हुआ है उसको जब हम मनी के टर्म्स में बोलते हैं तो वो हमारा रिवेन्यू का पार्ट बन जाता है। ओके, तो यहां से ये निकल के सामने आता है कि जो हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है वो बेसिकली बेस होता है कॉस्ट एंड रिवेन्यू के इंफॉर्मेशन के ऊपर। ओके, क्योंकि कॉस्ट जो है इनपुट से रिलेटिव है और रिवेन्यू हमारा आउटपुट से रिलेटेड है। ओके, ये ध्यान रखना है। तो जो भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में हमेशा हम कॉस्ट एंड रिवेन्यू को
इंपॉर्टेंस देते हैं, ये ध्यान आपको रखना है। देन सेकेंड पॉइंट इज प्लान एंड एक्चुअल इन्फॉर्मेशन। हमने प्लान क्या किया था और एक्चुअल में क्या हमें इंफॉर्मेशन मिली है, उससे रिलेटेड बातें की जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। तो यूज ऑफ फिक्स बजट, फ्लेक्सिबल बजट एंड प्रॉफिट प्लानिंग आर ऑल इनकॉर्पोरेटेड इनटू वन ओवरऑल सिस्टम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। दैट मीन्स कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर जो भी हमारा फिक्स बजट है, फ्लेक्सिबल बजट है या प्रॉफिट प्लानिंग जो भी हमने किया है, उन सबको एक साथ लेते हैं, ठीक है ना, और उसको एनालाइज किया जाता है। तो उसको जो भी एनालाइज किया जाएगा, जो भी वो सिस्टम हुआ, उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर रखते हैं, ठीक है। देन है थर्ड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स कुछ भी हो सकता है, पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस भी हो सकता है, या फिर इन सबका मर्ज भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं ना, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। तो इन अ लार्ज फर्म, अगर हम लार्ज फर्म की बात करें तो फॉर इफेक्टिव कंट्रोल यूजली डिवाइडेड इनटू मीनिंगफुल सेगमेंट। तो उसको हम क्या करते हैं, अगर कोई बड़ा आपका फर्म है तो आप क्या करेंगे, आप उनको छोटे छोटे टर्म्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ताकि इजिली हम जो भी काम हो रहा है वहां पे चेकआउट कर पाए, ठीक है। देन मीनिंगफुल सेगमेंट्स, यानी सेगमेंट्स मतलब डिवाइड कर देना, उसको वेरियस पार्ट में डिवाइड कर देना, डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं या फिर डिविजन्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। दीज सब यूनिट्स और डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, और इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स को आइडेंटिफाई करना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर ही आता है, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्या होते हैं, जो भी हमने यूनिट्स को डिवाइड किया है, उसके डिवीजन या डिपार्टमेंट्स को, उन्हीं डिवीजन और डिपार्टमेंट्स को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स कहेंगे। ओके, अब हम बात करेंगे इसके वेरियस स्टेप्स की, कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हम करते कैसे हैं। ओके, सो वेरियस स्टेप्स इसमें इंक्लूड होता है, इजी है। सो 5 स्टेप्स होते हैं, ये ध्यान रखना है। टोटल कितने स्टेप्स है, 5। सो पहला स्टेप्स आता है कि ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। सबसे पहला काम यही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में डिवाइड कर देना, जितने भी मतलब जितने बड़े लार्ज स्केल का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो उस ऑर्गेनाइजेशंस को हमें डिवाइड कर दिया है वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में, और हमें अभी बात की कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होता क्या है। देन टारगेट करना, टारगेट ऑफ ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। अब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हमने बना दिया है, उसका एक टारगेट सेट करना, ठीक है, कि बताना कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस सेंटर का क्या टारगेट होना चाहिए, इस सेंटर का क्या टारगेट होना चाहिए, ठीक है। देन एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना, जो भी हमने गोल सेट किया था, जो भी हमने टारगेट सेट किया था, कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या उसी तरह हुआ है या नहीं हुआ। देन एक्चुअल परफॉर्मेंस अगर हमारा लेस देन हो जाता है स्टैंडर्ड जो हमने सेट किया था, देन वेरिएंस आर कन्वे टू टॉप मैनेजमेंट। देन एक वेरिएंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, और उस वेरिएंस को हमें कहाँ पहुंचाना है, कहाँ उसकी इंफॉर्मेशन देनी है, टॉप मैनेजमेंट को देनी है, ताकि वो विद इन टाइम रहते हुए उस वेरिएंस को रिमूव कर पाए, ठीक है। तो जब एक्चुअल परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा प्लान से वो कम आ गया, लेस देन आ गया है, तो उससे हमारा एक वेरिएंस क्रिएट हो गया। उस वेरिएंस की इंफॉर्मेशन हमें किसको देनी पड़ेगी, टॉप मैनेजमेंट को, ताकि वो विद इन टाइम एक राइट प्रॉपर डिसीजन ले पाए। देन ए टाइमली एक्शन इज टेकन टू टेक नेसेसरी करेक्टिव मेजर्स। वही जब हमने टॉप मैनेजमेंट को ये बात बताई, तो एक टाइमली एक्शन ले लेगा टाइम रहते हुए, ताकि वे करेक्ट मेजर को यूज कर पाए, ठीक है। तो बहुत इजीएस्ट स्टेप्स है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। पहले हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन को हमने डिवाइड कर दिया वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में। देन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में हमने टारगेट सेट कर दिया। देन उसको हमने जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस था और जो भी टारगेट हमने सेट किया था, उसको हमने कंपेयर किया। कंपेयर करने पर जो भी हमारा वेरिएंस अराइज हुआ, उसको हमने टॉप मैनेजमेंट को उसके बारे में जानकारी दी, ताकि वो एक टाइमली एक्शन ले पाए, ठीक है, जो भी करेक्टिव मेजर्स है उनको ले पाए, ताकि उस वेरियस को रिमूव किया जा सके। तो ये था हमारा स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ओके, 5 स्टेप्स थे, बहुत ही ज्यादा इजी थे। तो ये शॉर्ट नोट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ऊपर लिखने को आ सकता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, आपको पता होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होता है क्या है।